दुनिया का एक मशहूर म्यूजियम, जिस म्यूजियम में एक से बढ़कर एक महंगी चीज रखी हुई थी। जिस म्यूजियम से चोरी करना ही बहुत बड़ा चैलेंज होता था और उससे पहले शायद किसी चोर ने इस म्यूजियम से चोरी की हो। लेकिन एक टाइम के बाद वहां वो हुआ जिसका किसी ने सोचा नहीं था, और उस म्यूजियम में रखा हीरा जिसकी कीमत 350 मिलियन पाउंड थी, और उस हीरे की कीमत आज के टाइम के हिसाब से इंडियन करेंसी में 3600 करोड़ बनती है। जितनी बड़ी ये चोरी थी, चोरी करने के तरीके से सब लोग हैरान थे, और जिस तरीके से रॉबर्ट्स ने चोरी करने के बाद वो जगह से भागते थे, वो दुनिया में एक बहुत यूनिक तरीका था जो किसी भी चोर ने से पहले शायद ही भागने की ऐसी प्लानिंग बनाई हो। और इसी वजह से चोरी इतनी ज्यादा पॉपुलर रही और काफी टाइम तक मीडिया में इसकी खबर चलती रही। तो कैसे उन चालाक चोरों ने इस चोरी की एक बेहतरीन प्लानिंग बनाई और चोरी करने के बाद किस तरीके से वो वहां से भागे, कैसे इन्होंने पुलिस को चकमा दिया और उन्होंने चोरी करने के कुछ दिनों के बाद क्या गलती कर दी। फरवरी का महीना, साल था 2000, जब लंदन में नाइल एंड शहर में अचानक एक जगह पर कई सारे बम धमाके एक साथ होते हैं। जैसे ही ये बम धमाके होते हैं, उस जगह पर अफरा तफरी मच जाती है। सुबह का वक्त था, लोग अपने वर्क के लिए घर से निकले थे और अचानक से बम धमाके ने सबको दहला दिया। लोगों को लग रहा था कि ये कोई आतंकवादी हमला है और ऐसे और हमले आगे हो सकते हैं। अब जैसे ही ये खबर पुलिस डिपार्टमेंट को पता चली, पुलिस फौरन धमाके वाली वारदात पर पहुंची और पहुंचने के बाद पुलिस ने देखा कि वहां पर कुछ गाड़ियां जल चुकी थी। इंसिडेंट में कोई मरा नहीं था, लेकिन कुछ लोग वहां घायल जरूर हो गए थे, जिनको ऑलरेडी हॉस्पिटल ले जाया जा चुका था। बाद में कोशिश यही थी कि उनकी जान को कोई खतरा ना हो, और बाद में वो सही टाइम पर हॉस्पिटल पहुंच गए, जिसकी वजह से उनकी जान बच गई। वहां पर कुछ टाइम की इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पुलिस को ये बात पता चली कि ये कोई आतंकवादी हमला नहीं था, बल्कि प्री प्लान रॉबरी थी, जिसको रॉबर्ट्स ने बहुत ही चालाकी से अंजाम दिया था। ये चोरी इन्होंने इसलिए की थी ताकि वो बैंक के कैश वैन के अंदर जो पैसे रखे थे उसको लूट सके, जिसमें लगभग 10 मिलियन पाउंड्स थे। इस रॉबरी के लिए पहले रॉबर्ट्स ने ट्रक का इस्तेमाल किया था, और उस ट्रक में इन्होंने एक बैटरी रैम भी लगा रखा था। ये लोहे का बैटरी रैम आगे से नुकीला था और उसका वजन काफी ज्यादा था, और उनकी प्लानिंग यही थी कि वो उसकी मदद से वैन कैश के दरवाजे को तोड़ सके और उस कैश वैन में जाकर सारे पैसे को लेकर वहां से फरार हो जाए। लेकिन प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने के दौरान उनको वो ट्रक सड़क किनारे ही पार्क करना पड़ा और वहां से भागना पड़ा। भागते वक्त उस ट्रक की चाबी उस ट्रक में ही मौजूद थी, और उस चाबी को निकाले बिना ही वो वहां से चले गए, क्योंकि उन्होंने यही डिसाइड किया था कि उनके हाथ में ऑलरेडी काफी भारी बैटरी रैम होगा, और जब वो सारे पैसे चुराकर वापस ट्रक में बैठेंगे तो दोबारा जेब से चाबी निकालने और ट्रक में लगाकर उसे स्टार्ट करने में उनको देरी ना हो। और इस रॉबरी में उनका हर एक सेकंड काफी कीमती था, इसलिए टाइम को बचाने के लिए इन्होंने ये डिसाइड किया कि जब वो ट्रक से बाहर निकलेंगे तो वो चाबी लेकर नहीं जाएंगे। चोरी करने के बाद वो फौरन अपने ट्रक में बैठे और स्टार्ट करके वहां से फरार हो गए। लेकिन जब वो सभी रॉबर्ट्स चोरी करने के लिए ट्रक से बाहर निकले थे, तो कुछ ही देर में उस सड़क पर ट्रैफिक जाम लग गया, और उस ट्रक के पीछे जो एक गाड़ी थी वो काफी टाइम से वहीं रुकी हुई थी, और उस गाड़ी का ड्राइवर कई बार हॉर्न बजाता है उस ट्रक को आगे बढ़ने के लिए, लेकिन वो ट्रक आगे बढ़ता ही नहीं, क्योंकि ट्रक में कोई मौजूद ही नहीं होता। अचानक से ड्राइवर को काफी गुस्सा आता है, काफी देर हो चुकी थी। वो अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है और थोड़ा आगे बढ़कर वो ट्रक के दरवाजे को खोलता है और ट्रक में लगी चाबी को निकाल लेता है। जब सारे चोर रॉबरी को अंजाम देने के बाद वापस वहां जाते हैं जहां पर ट्रक पार्क था, तो वो देखते हैं कि उनके ट्रक का डोर ऑलरेडी खुला हुआ था। ट्रक के अंदर चेक किया तो ट्रक में चाबी भी नहीं थी, तो वो समझ जाते हैं कि किसी ने उनके ट्रक की चाबी वहां से निकाल ली है, और उस चाबी को ढूंढना इतने कम टाइम में तो काफी मुश्किल था। उनको पता ही नहीं था कि आखिर उनकी चाबी किसने निकाली है और वो शख्स कहाँ चला गया। चोरी किए गए अब उनको कुछ टाइम बीत चुका था, और वहां पर उनका ज्यादा देर तक रुकने में काफी खतरा था, इसलिए उन्होंने प्लान बी को एग्जीक्यूट किया, और सभी चोर नदी की तरफ भागते हैं जहां पर ऑलरेडी एक बोट थी। उस बोट पर एक एक करके चोर चढ़ते हैं और कुछ ही सेकंड में वहां से फरार हो जाते हैं। लेकिन उस बोट में भागने से पहले इन्होंने उस ट्रक में बॉम्ब लगा दिया था, और वो सभी चोर जब बोट से भाग रहे थे, इसी दौरान उस ट्रक में लगा बॉम्ब कुछ ही देर में फट जाता है, और वो बम काफी ज्यादा पावरफुल था। वो चोर नहीं चाहते थे कि इस केस में कोई भी सबूत हो जिससे पुलिस की टीम उन तक पहुंच जाए, इसलिए उन्होंने ट्रक में बम लगा दिया था। अब कुछ ही देर में वो बम फट गया, और ना सिर्फ वो ट्रक बुरी तरह डैमेज हो गया, बल्कि ट्रक के आगे जो कुछ गाड़ी मौजूद थी वो गाड़ी भी पूरी तरह डैमेज हो चुकी थी, और कुछ लोग वहां पर जो मौजूद थे वो घायल हो गए। जिस हमले को स्टार्टिंग में लोग आतंकवादी हमला मान रहे थे, और बाद में उन्हें घायल लोगों को हॉस्पिटल ले जाया गया और वहां पर उनकी जान बच गई। लंदन की पुलिस अब काफी ज्यादा शॉक। ऐसा कभी नहीं हुआ था कि चोरी करने के बाद रॉबर्ट्स जिस ट्रक में चोरी करने के लिए पहुंचे थे, बाद में उन्होंने उसी ट्रक में बॉम्ब लगा दिया।
और शायद ये पहला केस था जब चोरी करने के बाद रॉबर्ट्स भागने के लिए नदी में मौजूद बोट का इस्तेमाल करते हैं। लंदन की हिस्ट्री में ये पहली बार हुआ था जब चोरी करने के बाद रॉबर्ट्स बोट से फरार हो गए। अब क्योंकि चोरों ने ट्रक में बम लगा दिया था, जिस वजह से जिस ट्रक से वो चोरी करने के लिए वहां पहुंचे थे, तो पुलिस को उनके खिलाफ इस केस में स्टार्टिंग में कोई सबूत ही नहीं मिल रहा था जिससे उन तक पहुंचा जाए। लेकिन पुलिस को उम्मीद थी कि वो सभी चोर दोबारा शहर में चोरी करेंगे और चोरी करने के बाद वो बोट से नदी के रास्ते से ही भाग जाएंगे। हालांकि काफी दिन बीत जाते हैं, लेकिन लंदन में दोबारा कोई वैसी चोरी नहीं होती जिसमें चोरी करने के बाद रॉबर्ट्स नदी के रास्ते से भाग गए हो। हालांकि इसी दौरान कुछ रॉबरी के केस होते जरूर हैं, लेकिन वो इतनी बड़ी रॉबरी नहीं थी जिसमें ज्यादा पैसे या कीमती सामान की चोरी हुई हो। अब इस चोरी को हुए अभी कुछ महीने बीते ही थे कि 5 महीने के बाद जुलाई मंथ में पेट्रोलिंग करते वक्त पुलिस की टीम को एक ट्रक दिखाई देता है और उस ट्रक में भी वैसा ही नुकीला लोहे का बैटरी रैम लगा हुआ था जो बैटरी रैम कैश वैन में चोरी करने के लिए उसके डोर को तोड़ने के लिए यूज किया गया था। तो इस बार भी रॉबर्ट्स ने डिसाइड किया था कि बैंक की कैश वैन की गेट को वो इसी बैटरी रैम से तोड़कर अंदर दाखिल होंगे और सारा कैश लूटकर एक डिसाइड हुई जगह पर वो जहां पर उनका ट्रक पार्क था उस ट्रक में बैठकर सभी फरार हो जाएंगे। लेकिन इस बार उनकी प्लानिंग में खतरा हो जाता है और पुलिस की टीम इस बार उनकी चोरी की प्लानिंग को सक्सेस नहीं होने देती। पुलिस को पता चला कि वो सभी चोर दोबारा शहर में चोरी करने के लिए निकल पड़े, तो उन्होंने रास्ते में ही चोरों पर फायरिंग करनी शुरू कर दी। उसके बाद उन चोरों ने भी पुलिस पर फायरिंग करना स्टार्ट कर दी। तो इस तरीके से पुलिस की टीम ने उनको इस बार बड़ी चोरी करने से रोक लिया। लेकिन पुलिस ने उनकी चोरी की प्लानिंग तो फेल कर दी, लेकिन फिर भी पुलिस उनको पकड़ नहीं पाई और वो किसी तरीके से भागकर सभी चोर कुछ देर तक फायरिंग करने के बाद एक नदी के पास पहुंचते हैं और उस नदी में जो बोट मौजूद थी उस बोट से सभी चोर फरार हो जाते हैं। तो उनके फरार होने के बाद पुलिस को अफसोस होता है कि अगर वो सिक्योरिटी दूसरे एरिया में भी हाई कर देते तो उनको भागने का इतना टाइम नहीं मिलता और वो पकड़े जाते हैं। उनको पता था कि ये वही चोरी का गैंग है जिन्होंने लाइन एल्म्स में मौजूद कैश वैन में रॉबरी की थी और उन्होंने फिर बाद में उस ट्रक में बम लगा दिया था जिस ट्रक में बैठकर वो वहां पहुंचे थे। कुछ दिनों के बाद वो पुलिस डिपार्टमेंट जो उस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, वहाँ का एक पुलिस ऑफिसर जब सुबह के टाइम एक न्यूज़पेपर पढ़ता है और जब वो इस रॉबरी की न्यूज को चेक करता है जिसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, तो इस न्यूज़पेपर में वो बैटरी रैम वाले ट्रक को भी देखता है जिस ट्रक का इस्तेमाल उस चोर ने किया था और उसी की खबर उस पेपर में छपी हुई थी। वो पुलिस ऑफिसर काफी होशियार था और पहले भी कई सारे रॉबरी के केस को हैंडल कर चुका था। तो उस टाइम भी वो एक महंगी गाड़ी चोरी की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। काफी टाइम से वो उस चोर की तलाश में था जिसने उस महंगी गाड़ी को चुराया था और इसी दौरान उसको शक होता है कि वो सभी गाड़ी की चोरी करके एक जगह फॉर्म पर भेजी जाती है। चोरी के दौरान यूज किए गए उस ट्रक की फोटो चेक की। उसके बाद उसे पता चला कि वो ट्रक उसने पहले भी कहीं देखा है। उसके बाद उसने डिपार्टमेंट के कुछ पुराने रिकॉर्ड्स को चेक किया और तब उसे पता चला कि उस ट्रक को उसी जगह से कुछ ही दूरी पर जो फॉर्म था वहां जाते हुए देखा था। उस जगह पर एक शख्स रहता था जिसका नाम था ली वेनहम। पुलिस उसको पहले से ही जानती थी क्योंकि वो पहले भी छोटे मोटे क्राइम कर चुका था। पहले भी पूछताछ के लिए उसे कई बार पुलिस स्टेशन भेजा गया था। कुछ साल पहले वो एक स्टोर रॉबरी के केस में उसको अरेस्ट किया गया था और जब उससे पूछताछ की गई तो उसने मना किया कि उसने वो चोरी नहीं की। लेकिन बाद में उसने अपना जुर्म एक्सेप्ट किया और जब जाकर उसे कुछ दिनों तक जेल में रहना पड़ा और बाद में जमानत पर वो जेल से बाहर आ गया। अब जैसे ये बात उस पुलिस ऑफिसर को पता चलती है, वो बाद में डिपार्टमेंट के कई सीनियर ऑफिसर को बताता है और उसके बाद एक पुलिस की टीम बनाई जाती है जिसका काम ये था कि उस फॉर्म पर और ली वेनहम पर कड़ी निगरानी रखना। कुछ दिनों तक जब पुलिस उस फॉर्म पर निगरानी बनाए रखती है तो पुलिस को पता चलता है कि वहां पर चोरी की गई गाड़ियां रखी जाती थी और एक बार तो पुलिस को वहां पर येलो कलर का एक जेसीबी ट्रक भी दिखाई देता है। हालांकि पुलिस को ये तो नहीं पता था कि आखिर वो ट्रक वहां रखा क्यों गया है, लेकिन पुलिस को अंदाजा था कि उसी ट्रक का इस्तेमाल रॉबरी की प्लानिंग में किया गया होगा। कुछ दिनों के बाद पुलिस का शक ली पर और बढ़ जाता है क्योंकि पुलिस ने उसको लंदन के कई और क्रिमिनल के साथ देखा था। वो क्रिमिनल जो फॉर्म पर पहुंचे थे उसमें से 2 क्रिमिनल का नाम पुलिस को पता चलता है, जिनमें से एक का नाम था रे और दूसरा का नाम था एंडी। पुलिस को पता था कि वो दोनों क्रिमिनल है और पहले भी वो कई बार रॉबरी के केस में सस्पेक्ट रह चुके हैं। इस केस में पुलिस को उनके खिलाफ सबूत ढूंढने की कोशिश की थी, लेकिन स्टार्टिंग में कोई सबूत मिल नहीं रहा था जिससे पुलिस उनको अरेस्ट कर सके और उनसे पूछताछ करे। लेकिन क्योंकि उनका पहले भी क्रिमिनल रिकॉर्ड रह चुका था, इसलिए पुलिस रे और एंटी पर भी निगरानी बनाए रखती है और इस बात का ध्यान रखा जाता है कि वो दोनों कब उस फॉर्म में जाते हैं, कितने टाइम पर वहां से निकलते हैं और साथ में अपने साथ क्या ले जाते हैं और क्या लेकर निकलते थे। उसी फॉर्म में येलो कलर का ट्रक रखा हुआ था। पुलिस को पता चलता है कि दोनों बार चोरी करने के दौरान उस ट्रक का जो ड्राइवर था उसका नाम था टेरेंस। वो भी पहले क्रिमिनल रह चुका था, उसका भी पहले क्रिमिनल रिकॉर्ड रह चुका था और कई बार वो जेल पहले भी जा चुका था। और जब पुलिस उन तीनों क्रिमिनल को साथ में देखती है तब पुलिस को अंदाजा हो जाता है कि इन्होंने ही रॉबरी की प्लानिंग बनाई और बाद में चोरी को अंजाम दिया था। तब पुलिस के लिए इस केस में 4 सस्पेक्ट थे।
पहला ली वेनम जिसने अपने ठिकाने पर चोरी की प्लानिंग को तैयार किया था, दूसरा रे, तीसरा एंडी और चौथा था टेरेंस। अब पुलिस की कोशिश यही थी कि पुलिस जल्द से जल्द उनके खिलाफ इस केस में सबूत इकट्ठा करे और पुलिस कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करे और उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जा सके। इस केस में थोड़े और दिन बीतते हैं। तारीख स्टार्ट होती है 25 अगस्त साल था 2000, जब इस केस में पुलिस को इन चारों के खिलाफ एक अहम सबूत मिलता है। उस दिन दोपहर का टाइम था। पुलिस की टीम को उनके फार्म पर एक छोटा ट्रक जाते हुए दिखाई देता है। उस ट्रक के पीछे वो बोट बंधी हुई थी और ये वही बोट थी जिसे रॉबरी करने के दौरान इस्तेमाल किया गया था। जब चोरी करने के बाद वो भागते थे तो वहां से फरार होने के बाद वो नदी के रास्ते जाने के लिए इसी बोट का इस्तेमाल करते थे। पुलिस को इस बात का अंदाजा था कि अब वो लोग दोबारा एक नई चोरी की प्लानिंग करने वाले हैं और रॉबरी करने की तैयारी उन्होंने शुरू कर दी थी। अब पुलिस उन रॉबर्स को रंगे हाथ पकड़ना चाहती थी, लेकिन पुलिस उस लोकेशन का पता नहीं लगा पा रही थी जहां पर वो नेक्स्ट टाइम चोरी करने वाले थे। इसलिए पुलिस डिसाइड करती है कि किस केस में कुछ डिटेक्टिव की भी हेल्प ली जाएगी, जिनका काम इस केस में सिर्फ ये पता लगाना होगा कि चोरों का अगली बार की रॉबरी जो लोकेशन है वो क्या होने वाली है। और तब कुछ दिनों के बाद पुलिस को एक खबर मिलती है और ये खबर थी कि ली अपनी फैमिली के साथ एक इवेंट पर जा रहा है, जिसके लिए उसने टिकट भी बुक कर ली थी। ये इवेंट लंदन के एक बहुत ही मशहूर और सबसे बड़े म्यूजियम में होने वाला था, जिस म्यूजियम का नाम था मिलीनियर डोम म्यूजियम। ये म्यूजियम काफी बड़ा था और इसकी सिक्योरिटी भी काफी ज्यादा थी और इस म्यूजियम में जाने की टिकट काफी महंगी होती थी और इसी वजह से बहुत कम लोग होते थे जो इस म्यूजियम में जाने के लिए टिकट खरीदते थे। ली और बाकी चोर उस बड़े म्यूजियम के अंदर जो एक हीरा रखा हुआ था उसकी चोरी की प्लानिंग वो बना चुके थे और उसके बाद पुलिस को भी पता चला कि उनकी अगली चोरी की जो लोकेशन है वो वही म्यूजियम है और उस म्यूजियम के अंदर उनको इस बेशकीमती हीरे को चुराना है, जिसकी कीमत 350 मिलियन पाउंड थी और वो नेक्स्ट टाइम उस म्यूजियम से चोरी करने वाले हैं, क्योंकि वो म्यूजियम एक नदी के किनारे बना हुआ था और वो सभी चोर बोट से नदी के रास्ते भाग चुके थे। इसी म्यूजियम से चोरी करने के बाद उनको भागने में ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला था और वो दोबारा भागने के लिए बोट का ही इस्तेमाल करने वाले थे। अब थोड़ी देर में उस इवेंट की डेट स्टार्ट हुई। एक एक करके इस म्यूजियम में लोग जाना शुरू करते हैं और ली और बाकी गैंग के मेंबर भी उस म्यूजियम में दाखिल होते हैं। अब पुलिस की टीम ने ऑलरेडी वहां पर सिक्योरिटी को उसी हिसाब से लगा दिया था। एक पुलिस ऑफिसर को ड्यूटी दी गई थी कि वो एक रूम में बैठकर सीसीटीवी कैमरे से ली और बाकी गैंग मेंबर की हर एक मूवमेंट की खबर रखे। कुछ टाइम बीतने के बाद सीसीटीवी कैमरे से पता चलता है कि ली उस म्यूजियम में जो एंट्री गेट था वहां से आने और जाने वाले हर रास्ते को बहुत ही बारीकी से नजर रख रहा था। पुलिस को भी अंदाजा हो गया कि ये चोरी करने से पहले रैकी कर रहा है और पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि चोरी करने के बाद उस म्यूजियम से बाहर निकलने का कौन सा आसान रास्ता होने वाला है। अब सीनियर ऑफिसर कुछ पुलिस ऑफिसर को सिविल ड्रेस में उस म्यूजियम के अंदर भेजते हैं, जिनका काम था ली और बाकी गैंग मेंबर पर नजर रखना और वो म्यूजियम में कहां पर रुकते हैं और कहां पर जा रहे हैं। अब यहाँ पर पुलिस को ये तो पता था कि आखिर इन सभी चोरों की प्लानिंग है क्या और वो इस म्यूजियम में डायमंड चोरी करने वाले हैं, लेकिन अभी भी इस केस में उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं था जिससे पुलिस उनको अरेस्ट कर सके। इसलिए डिसाइड यही किया जाता है कि उनको चोरी करते हुए रंगे हाथ ही पकड़ा जाएगा। अब उसके बाद उस म्यूजियम के ऑनर से पुलिस की टीम मिलती है और उस ऑनर को चोरों का प्लान बताया जाता है कि उसके म्यूजियम में डायमंड की चोरी होने वाली है और उसके बाद पुलिस उस ऑनर से ये कहती है कि वो उन चोरों को डायमंड चोरी करने से ना रोके और चोरी होने दे, क्योंकि वो उन चोरों को रंगे हाथ पकड़ने वाले हैं। हालांकि इससे पुलिस को पता था कि अगर उनसे थोड़ी भी गलती हुई या टाइम के अकॉर्डिंग सब कुछ सही नहीं हुआ तो चोरों को वहां से भागने का टाइम मिल सकता है और कहीं ऐसा ना हो कि चोर पुलिस को चकमा देकर नदी के रास्ते बोट से भाग जाए। लेकिन इस बार पुलिस ने भी तैयारी कर रखी थी कि वो कोई गलती ना करे जिससे पुलिस का प्लान फेल हो जाए। उनकी बात सुनने के बाद म्यूजियम का ओनर पहले थोड़ा हिचकिचाने लगता है, लेकिन आखिरकार वो बाद में पुलिस का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। अब पुलिस की टीम इंतजार करती है चोरों के अगले स्टेप का। उस टाइम जापान के टोक्यो शहर में एक बहुत बड़ी एग्जीबिशन होने वाली थी और इस एग्जीबिशन का पहले काफी प्रचार किया गया था और इस एग्जीबिशन में लंदन की मिलीनियर म्यूजियम में रखे महंगे हीरो को भी भेजा जाना था। जिस म्यूजियम में वो हीरे रखे हुए थे वो एक हीरे बुलेट प्रूफ ग्लास के अंदर रखे हुए थे और अगर उन ग्लास को तोड़ने की कोशिश की जाए तो वो इतनी आसानी से नहीं टूटते थे और उसमें लगभग आधे घंटे से ज्यादा का टाइम लगता था और उस ग्लास को तोड़कर उसमें से हीरा चुराना काफी रिस्क था और पुलिस को लगा कि शायद वो उस म्यूजियम के अंदर से पहले हीरे नहीं चुराएंगे। उन हीरो को तब चुराया जाएगा जब वो एग्जीबिशन के लिए जापान के टोक्यो शहर भेजे जाएंगे। तो उन हीरो को 1 सितंबर साल 2000 में टोक्यो शहर में भेजा जाना था। सबसे पहले हीरो को ग्लास से बाहर निकाला जाएगा, फिर लंदन के पुलिस हेडक्वार्टर उनको भेजा जाएगा और उसके बाद वो लंदन के एयरपोर्ट भेजे जाएंगे ताकि उन्हें जापान के टोक्यो शहर में भेजा जाए। लेकिन इससे पहले उन्होंने म्यूजियम की सिक्योरिटी काफी हाई कर दी थी। उस म्यूजियम के बाहर कुछ पुलिस ऑफिसर ड्यूटी पर लगा दिए गए थे जिनका काम उस म्यूजियम से बाहर निकलने और दाखिल होने वाले विजिटर का पता लगाना था।
यहाँ तक कि लंदन में जो नदी थी वहां पर भी पुलिस की टीम ने पेट्रोलिंग पर बोट्स लगा दी थी और इस म्यूजियम के छत पर भी कुछ पुलिस ऑफिसर बंदूक लेकर तैनात रहते थे। यानी कि बड़े पैमाने पर इस केस की इन्वेस्टिगेशन चल रही थी और इस बार पुलिस की टीम कोई गलती नहीं करना चाहती थी, क्योंकि इनकी छोटी सी गलती इन चोरों के लिए भागने में मददगार हो सकती थी। तो तारीख स्टार्ट होती है 1 सितंबर साल 2000। म्यूजियम के गार्ड सभी म्यूजियम के अंदर उन हीरो को वहां से हटा देते हैं और उन हीरो को सबसे पहले हेडक्वार्टर भेजा जाना था। म्यूजियम से निकालकर उसे हेडक्वार्टर तक पहुंचने से पहले लंदन शहर में एक टनल थी जिसका नाम ब्लैक वॉल टनल था। उस टनल के पास एक नदी का रास्ता था। अब पुलिस को लगा कि वो सभी चोर उस टनल के पास ही चोरी करेंगे और चोरी करने के बाद वो नदी के रास्ते बोट से भाग जाएंगे। इसलिए जब उन हीरो को हेडक्वार्टर भेजा जा रहा था और जब उससे पहले टनल आई तो सभी पुलिस ऑफिसर चौकन्ना हो गए और वो उस एरिया में छुपकर उस टनल पर नजर रख रहे थे, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। टाइम काफी बीत जाता है, ना ही वहाँ चोर पहुँचते हैं और ना ही चोरी होती है। पुलिस की टीम यहाँ पर हैरान कि आखिर वो चोर पहुंचे क्यों नहीं और उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो सभी चोर का नेक्स्ट प्लान है क्या। अब पुलिस की टीम बहुत टाइम से इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी और इस केस में और लाखों पाउंड इस केस में खर्च हो चुके थे। तो पुलिस को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। आखिर उन रॉबर्ट्स ने डायमंड की चोरी करने की कोशिश क्यों नहीं की। सिर्फ एक बार ही वो म्यूजियम के अंदर दाखिल हुए थे और बाद में ना वो कभी म्यूजियम में देखे गए और ना ही प्लान के अकॉर्डिंग जब वो हीरा उस म्यूजियम से बाहर निकाला गया उन्होंने चोरी करने की कोशिश नहीं की। इसलिए पुलिस को लगता है कि हो ना हो कोई पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर कोई ऑफिसर है जो चोरों के साथ मिला हुआ है और पुलिस की पूरी प्लानिंग की खबर उसने चोरों को पहले बता दी थी। इसलिए चोर चौकन्ना हो गए और इसी वजह से उस गैंग ने चोरी करने का प्लान कैंसिल कर दिया। लेकिन अगर ऐसा है तो वो कौन पुलिस ऑफिसर है जो इन चोरों के साथ मिला हुआ है? क्या वो बहुत टाइम से उन सभी चोरों को जानकारी देता रहा जिसकी वजह से पहले भी वो कई बड़ी चोरी को करने में सक्सेस हो रहे थे और वो भी उस जगह पर जहां पर काफी हाई सिक्योरिटी होती है। कुछ ही दिनों के बाद सर्विलांस रूम में बैठे ऑफिसर जब सीसीटीवी कैमरे से म्यूजियम की जगह जगह पर निगरानी रख रहा था तो उसने देखा कि उस गैंग के 2 लोग रे और एंडी उस म्यूजियम में दोबारा दाखिल होते हैं और वो इस ग्लास को बार बार चेक करते हैं जिसके अंदर पहले असली हीरा रखा हुआ था। लेकिन उस ग्लास के अंदर पुलिस ने ऑलरेडी एक नकली हीरा रख दिया था और असली हीरे तो ऑलरेडी उस म्यूजियम से बाहर निकलकर एग्जीबिशन के लिए जा चुके थे। लेकिन उन चोरों को ये बात पता नहीं थी कि वो जो हीरे हैं वो असली नहीं है। अब यहाँ पर पुलिस को लगने लगता है कि पहले उनका सोचना गलत था। कोई भी पुलिस डिपार्टमेंट का ऑफिसर उन चोरों के साथ मिला हुआ नहीं है और इन चोरों की प्लानिंग यही है कि वो उस म्यूजियम के अंदर से ही उन हीरो को चुराने की कोशिश करेंगे और यही उनका प्लान है। और अब पुलिस की टीम के पास दोबारा मौका था उन सभी चोरों को पकड़ने का और इस केस में पुलिस को उस गैंग के 5वें चोर का पता चलता है जिसका नाम था एलेक्स और जिसकी उम्र थी 29 साल और वो भी इस म्यूजियम में होने वाली रॉबरी में शामिल था। पुलिस को पता था कि वो चोर चोरी करने के बाद नदी के रास्ते से बोट से ही भागने वाले हैं, इसलिए उन्होंने तय किया कि अगर वो बाद में नदी में मौजूद बोट पर ही ध्यान रखें तो जल्द से जल्द वो उस बोट तक पहुंचने की तैयारी कर लेंगे और चोर भी शहर से बाहर नहीं निकल सकते और पुलिस उसको आसानी से पकड़ लेगी। तो पुलिस की प्लानिंग भी तैयार थी, लेकिन इसी दौरान पुलिस की नजर वहां एक येलो कलर की जेसीबी ट्रक पर पड़ती है जिसमें वो चोर मेंटेनेंस का काम कर रहे थे। ये देखकर पुलिस को लगने लगता है कि शायद इस बार चोरी करने में वो जेसीबी ट्रक का इस्तेमाल करने वाले हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि आखिर वो उस ट्रक को कैसे इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर सभी चोर की तैयारी पूरी हो चुकी थी और अब पुलिस को भी लगने लगा था कि वो म्यूजियम में कभी भी चोरी हो सकती है, क्योंकि जापान के टोक्यो शहर में एग्जीबिशन भी खत्म हो चुकी थी और सभी असली हीरे को वापस लंदन के उस म्यूजियम में रखा जा चुका था। अक्टूबर मंथ में सुबह के वक्त पुलिस को पता चलता है कि वो जेसीबी ट्रक वहां से निकलकर उस जगह पर पहुंचा है जिस जगह से थोड़ी ही दूर वो म्यूजियम था और उन्होंने देखा कि वो म्यूजियम के किनारे जो नदी बह रही थी उस नदी में उस वक्त ऊंची लहरें भी उठ रही थी। कुछ वक्त के लिए टाइम पर उठती रहती थी वो ऊंची लहरें। पुलिस को लगने लगा कि शायद यही वो टाइम है जब चोर उस नदी के रास्ते से भागने की कोशिश करते हैं, जब नदी में ऊंची लहरें उठना स्टार्ट होती है, ताकि वो ऊंची लहरों का फायदा उठाकर आसानी से बोट को उस नदी में उतार पाएं और वहां से भाग सकें और इसी दौरान वो लहरों की वजह से किसी की उन पर नजर भी ना पड़े। अब यहाँ पर पुलिस की टीम सभी पैटर्न को स्टडी करना स्टार्ट करती है और पता लगाने की कोशिश करती है कि कब कब उस नदी में हाई टाइड स्टार्ट होती है। अब क्योंकि पुलिस को पता था कि सभी चोर वहां से भागने की कोशिश करेंगे जब उस नदी में ऊंची लहरें उठना स्टार्ट होंगी और वो उन्हीं ऊंची लहरों का फायदा उठाकर नदी के रास्ते वहां से भागने की कोशिश करेंगे। अब पुलिस को एक रिपोर्ट मिलती है जिसमें उनको ये पता चलता है कि उस नदी में अगली जो हाई टाइड है वो स्टार्ट होगी 6 नवंबर के दिन सुबह के लगभग 9 बजे और इसी टाइम वो म्यूजियम भी विजिटर के लिए ओपन रहेगा। तो पुलिस के पास ये बहुत सही मौका था उन चोरों को पकड़ने का और इस बार पुलिस की टीम कोई गलती नहीं करना चाहती थी। पहले भी इस केस में कई पैसे खर्च हो चुके थे।
और पुलिस ने 6 नवंबर की तारीख से पहले ही अपनी पूरी तैयारी कर ली थी। उन्होंने इस म्यूजियम के बाहर कई सारे पुलिस ऑफिसर भेज दिए थे जो कि पुलिस की ड्रेस में नहीं थे। इसके अलावा उस म्यूजियम के बाहर कुछ एरिया में उन्होंने कई हथियार भी छुपा दिए थे ताकि जरूरत पड़ने पर उन हथियार को वहां से निकालकर उनका इस्तेमाल किया जा सके। और उन्होंने म्यूजियम के अंदर भी कई पुलिस ऑफिसर को सिविल ड्रेस में भेज दिया। कुछ ऑफिसर वहां टूरिस्ट गाइड बने हुए थे, कुछ ऑफिसर वहां पर सफाई कर्मचारी थे। तो लगभग बहुत सारे पुलिस ऑफिसर उस म्यूजियम के अंदर और म्यूजियम के बाहर ड्यूटी पर लगा दिए गए थे। और म्यूजियम में दाखिल होने वाले लोगों को भी अंदाजा नहीं था कि उस म्यूजियम में बहुत बड़ी चोरी होने वाली है और म्यूजियम के अंदर ही बहुत सारे पुलिस ऑफिसर हैं जो सिविल ड्रेस में मौजूद हैं और हर वक्त चौकन्ना होकर काम कर रहे हैं। तब नवंबर का महीना साल 2000 सुबह के लगभग 6:30 बजे रॉबरी की प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए वो चोर तैयार होते हैं। कुछ ही दूरी पर चलते आगे बढ़ते हुए जैसे ही वो जेसीबी ट्रक उस फॉर्म से बाहर निकलकर रोड तक पहुंचता है, वहां पर ऑलरेडी कुछ पुलिस की गाड़ी मौजूद थी। काफी टाइम से वो निगरानी रख रही थी। जैसे ही जेसीबी ट्रक वहां पहुंचता है तो पुलिस की टीम फौरन अलर्ट हो जाती है और उस ट्रक का पीछा किया जाता है। अब तक प्लानिंग के हिसाब से सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन फिर वो होता है जिसकी उम्मीद शायद पुलिस को नहीं थी। जैसे ही वो जेसीबी ट्रक म्यूजियम में पहुंचने वाला होता है, उससे पहले ही रोड पर एक एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से उस रोड पर काफी ट्रैफिक जाम लग जाता है और मजबूरन पुलिस का टाइम वेस्ट हो रहा था और उनको आगे बढ़ने में प्रॉब्लम हो रही थी। इसलिए मजबूरी में उनको फ्लैश लाइट ऑन करके उनको सायरन बजाते हुए आगे बढ़ना पड़ता है, जिससे आगे के चोर पहले से ही अलर्ट हो जाते हैं और डर जाते हैं। और इसी वजह से वो उस म्यूजियम के किनारे पर जो नदी थी वहां से उस बोट को हटा देते हैं और उनकी तरफ से डिसाइड किया जाता है कि वो उस दिन चोरी नहीं करेंगे बल्कि किसी और दिन चोरी करेंगे, क्योंकि उस दिन चोरी करने में खतरा था। अब पुलिस को लगा कि बहुत अच्छा मौका था उस दिन, लेकिन चोर उस वक्त भी उनको चकमा देकर वहां से निकलने में कामयाब हो गए। हालांकि पुलिस की तैयारी पूरी थी, लेकिन उन चोरों की भी प्लानिंग काफी अच्छी होती थी। अगर एक प्लान उनका फेल हो जाए तो उनके पास हमेशा प्लान बी होता था और उस प्लान बी को वो एग्जीक्यूट बिल्कुल सही टाइम पे करते थे और इसी वजह से वो पहले भी कई बार पुलिस को चकमा देकर फरार हो चुके थे। अब उसी शाम पुलिस को एक रिपोर्ट मिलती है, जिस रिपोर्ट में बताया गया था कि 2 दिन के बाद उस नदी में दोबारा हाई टाइड स्टार्ट होगी और इसी दिन वो चोर रॉबरी को अंजाम देंगे और नदी में हाई टाइड की आड़ में वो वहां नदी के रास्ते से भागने की कोशिश जरूर करेंगे। अब क्योंकि इस केस को इतने दिन हो चुके थे तो जाहिर सी बात है इस केस में पैसे ऑलरेडी काफी खर्च हुए थे। कुछ दिनों में अगर पुलिस के पास चोरों के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला और पुलिस की टीम सभी चोरों को रंगे हाथ नहीं पकड़ पाई तो पुलिस के लिए काफी बुरी बात होगी जब तक इतने दिन हो गए और हाई प्रोफाइल केस को सॉल्व नहीं किया और फिर शायद बाद में इस केस की इन्वेस्टिगेशन कोई और इन्वेस्टिगेशन टीम करे। तो पुलिस को ऑर्डर दिए गए थे कि वो जल्द से जल्द उन चोरों को रंगे हाथ पकड़े और जल्द से जल्द, ताकि वो चोर जेल चले जाएं। पुलिस के लिए दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि ये खबर ऑलरेडी काफी पॉपुलर हो गई थी और मीडिया में भी ये न्यूज स्टार्ट हो गई थी और पुलिस ने किस तरीके से प्लानिंग बना रखी है उनको पकड़ने के लिए वो भी कई लोगों को पता चल गया। तो डर ये भी था कि आखिर ये बात उन सभी चोरों को पता ना हो और वो रॉबरी करने से पहले चौकन्ना हो जाएं और पुलिस की गई हर कोशिश नाकामयाब हो जाए। तो उनकी ये खबर, ये प्लानिंग मीडिया में लीक हो चुकी थी, जिस वजह से पूरी प्लानिंग दांव पर थी। लेकिन फिर भी अब पुलिस की कोशिश कंटिन्यू थी। म्यूजियम के अंदर, म्यूजियम के बाहर, सर्विलांस रूम में, नदी के हर एरिया में पुलिस की टीम तैनात थी। 9 नवंबर को वो जेसीबी ट्रक दोबारा उस फॉर्म से निकलकर रोड तक पहुंचता है और उसके बाद वो म्यूजियम तक जाना स्टार्ट करता है और वहीं पर नदी में एक बोट भी म्यूजियम की तरफ बढ़ना स्टार्ट करती है, जिसको पुलिस ने कैमरे में भी रिकॉर्ड कर लिया था, क्योंकि टाइमिंग के हिसाब से ये पुलिस के पास उनके खिलाफ एक सबूत होने वाला था, जिस सबूत को कोर्ट में रखा जाएगा। थोड़ी देर में उस म्यूजियम के बाहर बच्चों की एक स्कूल बस आकर रुक जाती है। उस बस को देखकर पुलिस वालों को थोड़ा डर लगता है, क्योंकि कुछ ही देर के बाद वहाँ चोर पहुँचने वाले होते हैं और इसी एरिया से वो म्यूजियम के अंदर दाखिल होंगे। इसी वजह से पुलिस की टीम उस स्कूल बस को पहले ही वहाँ से करेक्ट टाइम पर हटवा देती है और उसके बाद लगभग 9:30 बजे वो जेसीबी ट्रक उस म्यूजियम के बाहर पहुंचता है और तेज स्पीड में वो म्यूजियम के गेट को तोड़कर अंदर घुसता है और उसके बाद वो म्यूजियम की दीवार को तोड़कर म्यूजियम के अंदर जाने की कोशिश करता है और उसके बाद सभी चोर म्यूजियम के अंदर जाने की कोशिश करते हैं उस जेसीबी ट्रक में। उन सभी चोरों ने इस म्यूजियम की रैकी की हुई थी और उनको पता था कि म्यूजियम के किस रास्ते से जाना उनके लिए सही रहेगा, ताकि वो जल्द से जल्द उस जगह पर पहुंच जाए जहां पर वो डायमंड रखे हुए थे। उस डायमंड की कीमत भी उन चोरों को पता थी और वो जानते थे कि वो हीरा बहुत ही बेशकीमती हीरा है और अगर वो उस हीरे को चुराने में कामयाब हो गए तो फिर शायद आने वाले कई सालों में उनको दोबारा चोरी करने की जरूरत ना पड़े। अंदर जाते ही उस म्यूजियम में जो कुछ लोग ऑलरेडी मौजूद थे वो बुरी तरह डर जाते हैं। उनको समझ नहीं आता कि आखिर ये हो क्या रहा है। उसके बाद एंडी और रे उस जगह पर स्मोक बम फेंकना स्टार्ट करते हैं, जिस वजह से थोड़ी देर में वहां पर धुआं हो जाता है और वहां पर मौजूद बाकी लोगों को कुछ दिखाई नहीं देता।
अब उसके पास उस गैंग के 2 चोर ठीक उसी जगह पर पहुंचे जहां पर वो हीरे रखे हुए थे, और जिस ग्लास डिस्प्ले के अंदर वो हीरे मौजूद थे वो एक हथौड़े से इस ग्लास को तोड़ने की कोशिश करते हैं, और थोड़ी कोशिश के बाद वो ग्लास काफी हद तक टूट जाता है। और इन सभी चोरों के हिसाब से उनकी प्लानिंग बिल्कुल सही थी। अब वो उस डिस्प्ले ग्लास को तोड़ेंगे और उसमें से डायमंड को वहां से चुराकर उस म्यूजियम से निकलकर वो नदी के रास्ते से भागने वाले थे। लेकिन उनको पता ही नहीं था कि पुलिस को उनकी प्लानिंग का पहले से ही पता है, और उन्होंने पूरी तैयारी कर रखी थी उनके हर कोशिश को नाकामयाब करने की। और यही वो टाइम था जिसका इंतजार पुलिस की टीम को काफी टाइम से था, और जैसे ही उन्हें ये पता चला कि उन्होंने इस ग्लास को तोड़ दिया है जिसके अंदर डायमंड रखे हुए थे, पुलिस फौरन वहां पहुंचकर उनको रंगे हाथ पकड़ लेती है। वो सभी चोर इस बात से बिल्कुल बेखबर थे कि आखिर इतनी जल्दी पुलिस को उनकी प्लानिंग का कैसे पता चल गया, इतनी जल्दी पुलिस उन तक कैसे पहुंच गई। लेकिन उनको पता नहीं था कि लगभग 4 महीने से जहां वो खुद रॉबरी की प्लानिंग बना रहे थे और स्टार्टिंग में वो एक चोरी करने में सक्सेस भी हो गए थे, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि पुलिस पिछले 4 महीने से उन पर नजर बनाए रख रही है और उनकी हर मूवमेंट का पुलिस को पता है। तो अचानक से जब पुलिस की टीम वहां पर पहुंची तो सभी चोर घबरा गए, और अब उनके पास वहां से भागने का कोई रास्ता नहीं था, और फिर वो पुलिस की वार्निंग देते ही सरेंडर कर देते हैं। उसके बाद पुलिस ने नदी किनारे पर जो बोट थी उस बोट पर मौजूद ली और टेरेंस को भी अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करने के बाद उनको पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जहां कुछ टाइम उनसे पूछताछ हुई और उसके बाद उन सभी को जेल में रखा गया। उसके बाद पुलिस इस केस में चार्जशीट दाखिल करती है और कोर्ट में उनका ट्रायल शुरू होता है। जब उनका मुकदमा कोर्ट में शुरू हुआ तो इस केस की स्टडी के बाद जज ने यह कहा कि सभी चोरों ने रॉबरी के दौरान कभी बंदूक का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन एक बार जो उन्होंने ट्रक में बम लगाया था वो बम बहुत पावरफुल था, और वो ब्लास्ट हुआ था तब उस एरिया में कई गाड़ी डैमेज हुई थी और कुछ लोग घायल भी हुए थे। और जिस जेसीबी ट्रक का इस्तेमाल उन्होंने रॉबरी में किया था और उस म्यूजियम के गेट को तोड़ा था, इसी वजह से उस म्यूजियम की प्रॉपर्टी को काफी नुकसान हुआ था, और जिस डायमंड को चुराने की उन्होंने कोशिश की थी वो लंदन का सबसे बेशकीमती हीरा था। उन सब में से ली वेनम, एंडी और रे को 15-15 साल की सजा होती है, और एलेक्स और टेरेंस को 12-12 साल की सजा हुई, जिसमें से टेरेंस को काफी टाइम से एक बीमारी थी और जेल में सजा के दौरान उसको पता चला कि उसे कैंसर है, और इसी बीमारी से उसकी बाद में डेथ हो गई। वो सभी चोर सजा पूरी होने के बाद जेल से रिहा हो गए, और उसके बाद वो किस शहर में गए, उन्होंने कहां पर नौकरी की, किसी को पता नहीं। लेकिन उनके अकॉर्डिंग उन्होंने जो रॉबरी की प्लानिंग बनाई थी और भागने के बाद जिस तरीके से वो बोट का इस्तेमाल करते थे और नदी के रास्ते से फरार हो जाते थे, वो शायद वैसा एग्जाम्पल पहले कभी था नहीं, जिस केस में चोरों ने भागने का इतना यूनिक रास्ता बनाया था। ये रॉबरी का केस पहले से ही पॉपुलर था, और सभी रॉबर्स के पकड़े जाने के बाद इस केस की न्यूज मीडिया में कई बार चलाई गई। इस केस में अफवाह उड़ी ये चोरी की जो गैंग था ये किसी और देश के माफिया के लिए काम करता था, और अगर उस वक्त उस कीमती हीरे को चुरा लिया जाता तो वो हीरा उसी माफिया तक पहुंच जाता। हालांकि पुलिस को इस केस में कोई भी क्लू नहीं मिला जिससे ये पता चले कि कोई माफिया ऑर्गेनाइजेशन इस चोरी को करवा रहा था, इसलिए ये बात आज तक अफवाह है और थ्योरी ही मानी जाती है। लेकिन ये रॉबरी का केस उस टाइम काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ, कई वक्त तक इसकी न्यूज मीडिया में चलाई गई, न्यूज़पेपर में इसकी न्यूज छपती थी, और पुलिस के कई सीनियर ऑफिसर और बाकी लोग भी उन रॉबर्स की चोरी करने का तरीका और वहां से भागने की जो उनकी प्लानिंग होती थी वो उससे काफी ज्यादा शॉक हो गए थे। तो अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी तो उस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।